बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि 8वीं विधानसभा से हर दिन कोई ना कोई नया शख्स लेकर मैं आता हूं जो अपनी दावेदारी आप लोगों की अदालत में पेश करता है। 8वीं विधानसभा में चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं उसको दावेदारी का मौका देता हूं और वो अपनी दावेदारी आप लोगों के सामने मजबूती से पेश करता है। आज जिस शख्स को लेकर मैं आपकी अदालत में आया हूं वो शख्स बहुत पहले दावेदारी के लिए आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि आना हो नहीं पाया और दावेदारी उस समय दे नहीं पाए। हमारे पास जो शख्स हैं हमारी अदालत के अंदर वो है विपुल चतुर्वेदी। विपुल चतुर्वेदी किशनगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है ये आप तय करेंगे। इससे पहले मैं सवालों के जरिए उनसे पूछना चाहूँगा कि आप अपनी दावेदारी के लिए विपुल जी किस लिए अपने आप को सक्षम मानते हैं कि किशनगढ़ का नेतृत्व तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। किशनगढ़ की दावेदारी के लिए आपकी क्या पृष्ठभूमि रही राजनीतिक, आप किस तरीके से अपना राजनीतिक सफ़र तय करते हुए आज इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि आप दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। विपुल चतुर्वेदी एक साधारण कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से 2000 से पहले से किशनगढ़ में सक्रिय रहे। विपुल चतुर्वेदी ने कभी भी मैंने कभी भी नेतृत्व को या अपने आप को नेता नहीं माना। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक सामाजिक समर्पण के रूप में कार्य करता रहा। इसी तरह चलते चलते जो वर्तमान में परिस्थितियाँ जनी, एक मेरा जो लगाव, मुझे जो लगा आया किशनगढ़ वास्तविकता में व्यापार के लिए था। व्यापार के लिए आया था, मुझे व्यापार करना था। चूँकि मेरी जड़ें सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत थी, परिपक्व थी, मेरी सोच समाज के लिए कुछ करने की थी। मेरा पेशा कभी राजनीतिक नहीं रहा और ना मैं बनाना चाहा। जैसा कि आज की तारीख में लोगों का व्यवसाय राजनीतिक रूप से, जो पूर्व में अपनी पृष्ठभूमि में जिनके पास धन समाज की रूप में कुछ नहीं होता है, लेकिन आज वो अरबपति हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए भी मैंने केवल और केवल जनता का विश्वास, अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास, अपनी विशेष पहचान बनाने का प्रयास किया। यहाँ सनातन परंपरा में मेरे किशनगढ़ से जुड़ाव दो तरीके से है। एक व्यावसायिक, जो कि मुझे आर के मारवल के माननीय अशोक जी पाटनी ने माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी के कहने पर मुझे किशनगढ़ लाए। दूसरा मेरा पारिवारिक, माननीय हमारे सलेमाबाद निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज पूर्वाचार्य मेरे दादाजी के 25 वर्ष तक शिक्षा शिष्य रहे। उन्होंने उनको लगातार शिक्षक के रूप में संस्कृत की शिक्षा अध्ययन कराया। माननीय पूर्व निम्बार्काचार्य जी का मुझ पर सदैव अनुग्रह रहा है और हमेशा उनका आशीर्वाद रहा। इसी तरह वल्लभ कुल परंपरा, जो किशनगढ़ की धरती में वैष्णव परंपरा है, उससे वल्लभाचार्य से माध्यम से भी मेरा, चूँकि चतुर्वेदी परिवार से हूँ, यमुना पुत्र हूँ, तो वैष्णव जन के बीच में भी मेरा अपना पहचान है। फिर जब भारतीय जनता पार्टी में संघ के रूप में कार्य करते करते विभिन्न कार्यों में किया। संघ के विश्व मंगल गोग्राम यात्रा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद की धर्म जागरण धर्म निधि हो, धर्म रक्षा निधि हो, चाहे पाथेयकरण हो, चाहे और अनुषांगिक संगठनों के विभिन्न कार्य जो मुझे दिए गए, मैंने जनता के लिए किए। हमेशा गाय, गौमाता और धर्म, इसके साथ साथ मैंने समरसता के लिए निरंतरता, जो सनातन की परंपरा है, सनातन में कभी भी जाति विशेष को महत्व नहीं दिया गया। सनातन में जो हम आज भेद पैदा करते हैं, इसी तरह मेरा लगाव, जो मेरे पहले जिनको मैंने अपना धर्म पिता कहा, बंसीलाल जी सोनग्रा, जिन्होंने मुझे एक तरह से पुत्र की भांति यहाँ पर किशनगढ़ में परिचय कराया, सामाजिक परिचय कराया, मैं उनका सदैव ऋणी रहता हूँ। समरसता के नाते मैं उनके परिवार में आना जाना, हमारा पारिवारिक रूप, कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं किस परिवार से। मैंने ये कहा कि ब्राह्मण, और जो हमारी सनातन परंपरा है, ब्राह्मण कभी छुआछूत को नहीं फैलाता। इसी काम को मैंने निरंतर किया और बिना बताए किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अभी 1008 बहनों से राखी बंधवाई रक्षाबंधन पर। उनमें समग्र समाज की बहनें थी, जिसमें कहना नहीं चाहिए, परंतु राजनीतिक मजबूरी है
के हरिजन बहनों भी थी, तो रैगर बहन में भी बहनें हैं, जाटों में भी बहनें हैं, तो वैष्णवों में भी बहनें हैं, और विभिन्न समुदाय के सभी वर्ग में, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी मेरे रक्षाबंधन के समय मेरे साथ रक्षाबंधन मैंने उनसे बंधवाया, रक्षाबंधन सूत्र, और उनके साथ व्यवस्थित रूप से, सामाजिक रूप से एक समर्पण का भाव कि बहन भाई के लिए जो होना चाहिए। तो मेरे किशनगढ़ में 1008 बहनें आज की तारीख में मुझे रक्षा सूत्र बांध के अपने भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद दे चुकी। उससे पूर्व जो मेरे रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, जिसके बीच में मैंने काम किया, गांव, कोई भी किशनगढ़ विधानसभा का ऐसा गांव नहीं बचा, कोई ढाणी नहीं बची जहां पर मैंने अपनी पहुंच न बनाई हो व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से संगठन के कार्य करते हुए। इस तरह मुझे लगता है कि जो कमियां वर्तमान में, चाहे भूमाफिया के लिए हो, चाहे भ्रष्टाचार कर्मचारियों के लिए हो, चाहे अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए हो, चाहे गौचर भूमि को मुक्त कराने के लिए हो, चाहे गायों के लिए कहीं न कहीं व्यवस्थित जगह प्रदान करने के लिए, गौ अभ्यारण्य कराने के लिए हो, मेरा संघर्ष निरंतर जारी था। मुझे लगा कि अगर मुझे संवैधानिक शक्तियाँ मिलती हैं तो मैं उन कार्यों को अच्छे से कर पाऊँगा, अपराधियों के खिलाफ अच्छे से खड़ा कर पाऊँगा। विपुल जी, बहुत अच्छे आपने जो बात बताया कि आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को आपने सींचा, धार्मिक और सद्भाव बनाए रखने के लिए भी आपने किशनगढ़ में बहुत बड़ा लंबा संघर्ष किया। लेकिन एक सवाल उठता है विपुल जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आदमी नेतृत्व के लिए दावेदारी करता है, अपने पूरे शहर को नेतृत्व देने की बात करता है, तो उसका जहन पॉलिटिकल रूप से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जहन ऐसा, लेकिन पॉलिटिकल रूप से आदमी समुदाय विशेष से बना हुआ होकर राजनीति करता है, और आपके किशनगढ़ की राजनीति हमेशा समुदाय विशेष में बंधी रही। और बल्कि मैं तो साफ कहूँगा कि जाट समुदाय से आपका किशनगढ़ चलता रहा, किशनगढ़ की राजनीति चलती रही और लंबे समय तक चलती रही। ये मिथक सुरेश टांक अगर नहीं तोड़ते तो शायद ये राजनीति चलती रहती। अभी भी आप क्या महसूस करते हैं कि जातिवाद का जो आरक्षण है, अघोषित आरक्षण कहूँगा मैं, इसके बाद क्या करना चाहेंगे आप? मैडम, आप जैसे आपने कहा कि किशनगढ़ अघोषित जातिवाद से त्रस्त है जी, मैं मानता हूं। अगर इतिहास देखते हैं किशनगढ़ विधानसभा का जी, तो यहाँ के पहले विधायक जो मुख्यमंत्री के रूप में जय नारायण जी व्यास स्थापित हुए जी, उसके बाद जैन समाज के रहे, फिर चारण समाज से आए, फिर जाट समाज से आए, फिर जैन समाज से आए, फिर राजपूत समाज से आए विधायक, फिर जाट समाज से आए। तो ये बहुत बृहद विधानसभा, बहुत टेढ़ी विधानसभा नहीं है, इसको बनाया गया है। कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से जी उसको इस जाति से बांधने का प्रयास किया है और समाज को तोड़ने का प्रयास किया है। जी, ऐसा महसूस करते हैं आप? ये हाँ, लंबे अरसे से ये साजिश चल रही है। ये लंबे अरसे से चल रही है और वर्तमान में भी ये परिस्थितियां हैं। और जो वर्तमान, जैसे आप कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक ने इसको तोड़ा, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जगजीत सिंह जी से पहले विधायक रहे हैं जी, तो कैसे मान सकते हो? भारतीय जो किशनगढ़ की जनता है बहुत जागरूक जनता है जी, वो किसी के बहकावे में, जातिगत बातों में नहीं आती। अगर आती तो निश्चित तौर से विधायक के रूप में होता। और चूंकि विकास चाहिए, विकास चौधरी ना 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 नरेंद्र मोदी जी का विकास, जी, जिस नरेंद्र मोदी जी के विकास के लिए हम सब लोग जी आज तत्पर है आगे बढ़ने के लिए, प्रदेश में परिवर्तन के लिए। प्रदेश में परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो विधायक अगर किशनगढ़ से होगा तो निश्चित तौर से किशनगढ़ की कायाकल्प हो पाएगी। जैसा कि आज वर्तमान परिस्थितियों में सब लोग महसूस कर रहे हैं जी कि क्या कुछ नया करेंगे, आने वाला कुछ क्या करेगा जी, क्योंकि तो आने वाले के लिए इतना काम है कि आज भी किशनगढ़ के गांवों की सड़कें ठीक नहीं हैं। हॉस्पिटल जरूर बने हैं, बिल्डिंगें जरूर तैयार कर रहे हैं, उद्घाटन जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो कोई भी एक व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। वाईएन अस्पताल में अभी 15 दिन पहले एक टेस्ट कराया, उस टेस्ट में किसी का हीमोग्लोबिन कितना हो सकता है? मैक्सिमम
15, 18 18 बस। वहाँ मेरे पास एक पर्चा है प्रमाणिकता के लिए, उसमें हीमोग्लोबिन 25 है। ये हमारे वाईएन की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की अव्यवस्था है, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, लाइटें हैं पर कैसे काम कर रही हैं। डिवाइडर इतने चौड़े हो गए कि सड़कें छोटी हो गई जी। दोनों तरफ की बस्तियां पानी में बरसात आने पर लबालब होना, उनका पानी का निकास नहीं है। आज देखा एरिया में थोड़ा सा पानी हुआ, एरिया में बहुत बढ़िया दिखता है, पर जैसे ही बरसात आई और बरसात में ट्रेलर जैसी व्यवस्था पलट गई। मेरा मानना है किशनगढ़ में एकमात्र, पूरे देश में मानता हूं कि एकमात्र शहर है जिसके एग्जिट और एंट्री यानी प्रवेश पर और निकास पर दोनों पे टोल लगता है जी। हाँ, ये कमाल की बात है। यह दोनों की दूरी, मैंने उसके लिए एक संघर्ष किया। 10,000 इंडिविजुअल पोस्ट कार्ड जी माननीय प्रधानमंत्री जी को, गडकरी जी को भी भेजे थे। हुआ क्या? आंदोलन करने के बाद, चूंकि व्यवस्था, यहाँ की जो व्यवस्था भ्रष्ट व्यवस्था थी, भ्रष्ट तंत्र, उसने उसको आगे नहीं चलने दिया, उस राजनीति के तंत्र ने उसको आगे नहीं चलने दिया। इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैं विधायक होऊंगा तो इन समस्याओं से दृढ़ता के साथ लड़ पाऊंगा, उन व्यवस्थाओं के साथ लड़ पाऊंगा जो कि वर्तमान विधायक केवल अपनी बात करके या निवर्तमान विधायक अपनी बात करके उस काम को करते रहे, जबकि उस दिशा में उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाए। विपुल जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक का जो नेतृत्व था वो दिशा विहीन नेतृत्व था। विकास हुआ, जितना बजट मिला उस बजट का जितना उपयोग वो कर सकते थे अपने हिसाब से उन्होंने कर लिया, लेकिन मूलभूत जो असुविधाएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आज भी किशनगढ़ के बच्चों को उपलब्ध नहीं है। जी बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और आप अगर आते हैं और विधायक बनते हैं, आप जैसा विधायक आता है तो आप सबसे पहले नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को बहाल करेंगे और इस छोटी छोटी सी बातें, नदी, आपका पानी, आपका सड़क, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, ये सारी चीज़ें वाकई मैं ये मानता हूँ कि किशनगढ़ का जिस तरीके की मार्बल मंडी है और जिस तरीके के विश्व विख्यात मंडी है, विश्व में जिस तरीके से किशनगढ़ का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, उसमें अगर उसका विकास उस दृष्टि से होता तो आज ये स्पेन, पेरिस की स्थिति में पहुंच जाता। लेकिन अफसोस है कि चाहे नेतृत्व की कमी रही हो, चाहे कोई भी कमी रही हो, इसके पीछे सुनियोजित एक जो होता ना आइडियाज़, वो क्लिक नहीं हुए, वो नहीं हुए और आ नहीं पाया। आप विधायक बन जाएंगे तो आप मुझे एक एक करके बताइएगा, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे, बेरोजगारी के क्षेत्र में क्या करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करेंगे, आपके जो पावर लूम्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और जो चली गई हैं वो, और पानी की जो कमी है जिससे व्यवसाय बढ़ नहीं पा रहा, उसके लिए एक विधिवत तरीके से आप एक वो बनाएं। अगर पार्टी मुझे मौका देती है, जनता मुझे मौका देती है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी की इन पावर लूम उद्यमियों को, आज सबसे महंगा पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी पूरे हिंदुस्तान में कहीं है महंगी तो केवल किशनगढ़ और राजस्थान में है। ये बात सही है, बिल्कुल। सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि उस उद्यमियों को मैं सब्सिडी दिलवाऊं, उस लाइट से सब्सिडी, उन कारीगरों को, जिससे कि रोजगार और बढ़ पाए जी। क्यों मौलिक, यहाँ का जो किशनगढ़ का मौलिक व्यापार तो पावर लूम था जी। ये तो मार्बल व्यवसायियों ने, यहाँ के उद्यमियों में बहुत ताकत है जी। यहाँ के उद्यमी बहुत अच्छा सोचते हैं। आज सरकार की जो विकास दिख रहा है वो सरकार के माध्यम से नहीं है, इन व्यावसायिक दृष्टिकोण के लोगों से द्वारा, जिसमें कुछ बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो विश्व में मानचित्र में अपना स्थान रखते हैं, माननीय अशोक जी, आर के मार्बल और दूसरी इस तरह की जो दूसरी फर्में हैं, उन्होंने अपने प्रयासों से इस किशनगढ़ की नगरी का जितना विकास और पैसा दिया, इस जनता के सहयोग से। जैसे रिको का काम है, रिको के बाद में निजी काम आया तो मार्बल एसोसिएशन ने, और मार्बल एसोसिएशन के माध्यम से जो विकास हुए जी, वो जनता के सहयोग से हर फंड आता है, इकट्ठा हुआ और लग रहा है कि हमने करवाया, डंपिंग यार्ड का काम करवाया। तो ये व्यक्ति का काम न होकर किशनगढ़ की जनता का निजी रूप से सोच का, अच्छी सोच के परिणाम है कि जो हमको विकास दिख रहा है, न कि किसी जनप्रतिनिधि की सोच का परिणाम है जी। आप आए तो फिर आप किस तरीके से? मेरा ये प्रश्न रहेगा कि सरकार को जो यहाँ के आमूलचूल परिवर्तन के लिए बिजली की समस्या है, उस बिजली की समस्या को समाधान सब्सिडी के रूप में निश्चित रूप से यहाँ के विशेष सब्सिडी के लिए काम करूँगा जी, उद्यमियों के लिए। दूसरा, चिकित्सा क्षेत्र में किशनगढ़ के उद्यमियों ने बहुत सारी मशीनें दी हुई हैं, लेकिन चलाने के लिए व्यवस्था नहीं है वहाँ पर जी।
सुविधाएं सब हैं और उद्यमियों द्वारा दी हुई है, व्यापारियों द्वारा दी हुई है। भामाशाहों का शहर है किशनगढ़, पूरे देश को देता है जी। अपने शहर को भी दिया, लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो उन व्यवस्थाओं को चलाने में फेल हुए। जी। उन्होंने उस व्यवस्थाओं के लिए जो करना चाहिए था शायद किया, नहीं किया वो जाने, परंतु मैं आया तो पूर्ण रूपेण इस व्यवस्थाओं को पूरा स्टाफ, चाहे मुझे किसी तरह से मैनेज करना पड़े, जी। मैं निश्चित तौर से उन चिकित्सा व्यवस्था को, गरीबों की चिकित्सा को बरकरार रखने के लिए अपना काम करूंगा। चलिए, शिक्षा हो गया, अब शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा के लिए शिक्षा जैसे कॉलेज है, हमारे पास एक कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, सारी व्यवस्था है, लेकिन हमारे विद्यार्थी इधर उधर भटकते हैं। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए कोई हॉस्टल नहीं है शहर में, बहुत दूर दूर से आते हैं, बोराड़ा से, यहाँ से अलग अलग जगह से आते हैं किशनगढ़ पढ़ने, रूपनगढ़ दूर दूर से आते हैं पढ़ने, लेकिन उनके रहने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो मैं अगर आया तो सबसे पहले ग्रामीण यूथ हॉस्टल जरूर खुलवाऊंगा जी, जो निःशुल्क रूप से उन गरीब बच्चों को वहाँ रहने की व्यवस्था कर सके जो अच्छी शिक्षा के लिए योग्य हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, फिर अगर पढ़ने लिखने की कोई अच्छी जगह हो जाती है, अच्छा कॉलेज हो जाता है, तो सवाल उठता है बेरोजगारी, रोजगार कहाँ से पढ़कर जाएंगे, क्या रोजगार? किशनगढ़ मैं कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, एक कटोरे में समुद्र है, रोजगार के इतनी माध्यम यहाँ पर हैं, इतनी व्यवस्था है, चाहे मार्बल व्यवसाय, आज तो ग्रेनाइट है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, हैंडीक्राफ्ट्स है, पावर लूम्स है, दाल मिल है और ये मंडी है। रोजगार की कमी किशनगढ़ में तो नहीं है जी, केवल करने और कराने का है। तो लेकिन विपुल जी, यहाँ रोजगार की तो कमी नहीं है, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कलकत्ता, बंगाल, बिहार और दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग बाग रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि उनके लोगों के यहाँ आने से यहाँ का रोजगार जो है वो अपराधियों के हाथ में आ रहा है। कुछ लोग जो करते हैं अपराध का जो बढ़ा है वो सब ये बाहर के लोगों ने आकर बढ़ाया है। तो इस क्षेत्र में आप क्या सोचते हैं? ये मेरा ये मानना है, कोई भी अपराध अर्थ के साथ आता है जी, चाहे दिल्ली हो, एनसीआर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मुंबई हो, जब व्यापार बढ़ेगा, और अपराधी कभी स्थानीय और बाहरी नहीं होते जी, अपराधी का कोई दायरा नहीं होता, सबको पैसे की चाह, अलग तरीके का। और किशनगढ़ में नया नवाचार जो है बड़ा विचित्र है, मदरालय और नशे के लिए एक विशिष्ट परंपरा चालू हो गई जगह जगह, पुलिस की निगाह में भी है, प्रशासन की निगाह में, सब जानते हैं। क्या, किस तरह से? नए तरह के जो नशे के सूखा नशा, गीला नशा, सब तरह के नशाओं का जो केंद्र किशनगढ़ बनता जा रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये बात सही है। और उसके लिए सबको पता होते हुए भी उसको संरक्षण कौन दे रहा है जी, उसको संरक्षण देने वाले तक पहुंचना वो मेरा धर्म होगा। उस संरक्षण को मैं नष्ट करूंगा, उस चैन को मैं नष्ट करूंगा निश्चित तौर से, चाहे किसी रूप में मुझे काम करना पड़े। आज उन युवाओं के अंधकार को, भविष्य को अंधकार में नहीं जाने दूंगा। उसके लिए आज भी मैं कहता हूं, मैंने कहा है कि चाहे गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, स्मैक हो, चाहे दारू आप देखें हमारे यहाँ बड़ा कि दोनों तरफ रोड के, स्कूल के पास तो मदरालय, मंदिर के पास तो मदरालय, हाईवे पर तो मदरालय। इस तरह जब खुले में आप नशा बेचेंगे तो युवाओं को कैसे, किस रास्ते पे, किस तरह रोजगार की तरफ ले जाएंगे? जगह जगह थलियों पर जो चीज़ें हो रही हैं और किसको पता नहीं है। पर अपराध के खिलाफ अगर मौका मिलता है तो अपराध के खिलाफ मैं निश्चित तौर से खड़ा हूँगा और नशा मुक्त किशनगढ़ करने का प्रयास करूँगा। नशा मुक्त किशनगढ़ होगा, अपराधियों पर अंकुश होगा, अच्छी है, आपकी बातें अच्छी हैं, लेकिन जब तक अधिकारियों पर अंकुश नहीं होगा, प्रशासन पर। सबसे बड़ी बात ये रही कि पिछले दिनों मैंने ये महसूस किया कि चोरियां बढ़ गई, बहुत अच्छी चोरियां, इतनी तादाद में आए दिन रोज़ चोरियां होने लगीं। सुरेश टांक विधायक ने एक बार आंदोलन की धमकी दी यहाँ बिल्कुल, और वो जैसे ही वो धमकी दी और सारी चोरियां खुलने लग गई, सब कुछ हो गया। यानी कि अधिकारियों पर जब तक अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक वो कभी काम नहीं करेंगे और वो अपनी जो बंदरबाट है वो करते रहेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? मैं उदाहरण माननीय नरेंद्र मोदी जी का देता हूँ। वही IAS अधिकारी हैं, वही प्रशासनिक अमला है, कोई बाहर से नहीं आया, विदेश से नहीं आया, जो उनसे पूर्ववर्ती सरकारों के पास था।
आज व्यवस्थाओं को हम उन्हीं व्यवस्थाओं को उन्होंने सुचारू किया है। कोई नई चीज़ विदेश से लाके अपने यहाँ नहीं रखी। चाहे चंद्रयान का मामला हो, चाहे हमारे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक उसका मामला हो, लेकिन अधिकारी को कंट्रोल करने के लिए आपका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप उनके साथ ईमानदार नहीं है, स्वयं ईमानदार नहीं है, तो अधिकारी आपको तवज्जो नहीं देंगे। बिल्कुल, ये निश्चित बात है कि आप अधिकारी आपका जब भी सम्मान करेंगे। और मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं जब विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष के नाते रहा तो कई बार परिस्थितियाँ बनी बिगड़ी, तो अधिकारियों ने मुझे एसपी बुलाते, आईजी साहब बुलाते, डीजी साहब बुलाते और कहते बोले चतुर्वेदी जी, जिम्मेदारी आपकी है, कैसे संभालेंगे, व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। तो मेरे कार्यकाल में एक भी कार्यकर्ता पे तो मुकदमे नहीं लगे। चाहे आंदोलन सरवाड़ का इतना बड़ा हुआ, चाहे केकड़ी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बावजूद भी कहीं भी व्यवस्थाओं को भंग नहीं होने दिया। किसी तरह का मैंने अपने विषय में बात जरूर की, मैंने किसी के खिलाफ गंदगी कभी नहीं फैलाई। अच्छी बात है। तो आपका सीधा सीधा सा ये बात है विपुल जी कि आपने जितनी भी मूलभूत सुविधाओं की भी बात कही, लोगों के स्वास्थ्य की बात कही, अपराधीकरण की बात कही, नशे की बात कही, हर मुद्दे पर आप एक अलग किस्म से अपना नेतृत्व देना चाहते हैं शहर को। ऐसी कौन सी और मजबूत बात है जो कहने से रह गई है और आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं हमारी अदालत के जरिए, वो कहिए। मैं जिन व्यक्तियों के का अनुसरण करता हूँ, उन व्यक्तियों में भंवर लाल जी, जिन्होंने अपने जीते जी पद त्याग करके एक संत की तरह जीवन जिया, उन्होंने कोई मॉल नहीं बनाए। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी, जिनका अनुसरण करता हूँ। उनके परिवार में आज भी कोई मॉल, ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं है कि जो लोग इंगित करके इतने साल विधायक रहने के बाद भी। मैं माननीय भैरव सिंह जी का भी अनुयायी हूँ, उनके अनुसरण करता हूँ कि उनके मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनके वंशजों पर कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है जो आज एक विधायक होने के बाद, जीतने और हारने के बाद प्रॉपर्टी कमाता है। मैं तो उनका अनुयायी हूँ। मैं प्रॉपर्टी नहीं कमाऊंगा, भ्रष्टाचार नहीं कमाऊंगा। मेरे पास जो मौजूद है उससे, मेरे लिए जो काम कर रहे हैं उससे अपना जीवन यापन का काम करूंगा। मैं उस चाणक्य का हूँ जो राज्य सरकार में राजकार्य के लिए दीपक अलग होता है और निजी कार्य के लिए दीपक अलग होता है। तो मेरा निजी कार्य होगा, उसकी उपयोगिता मैं अपने निजी व्यवसाय से ही करूँगा। राजनीतिक या किसी मद से आए हुए पैसे से अपने निजी खर्च को नहीं करूँगा, एक बात। दूसरा, एक भी पैसा जो मद में आएगा, मेरे पास कुछ भी है, कैसा भी आएगा, उसका उपयोग केवल और केवल जनता के हित में ही करना है। निजी तौर पर उस पैसे का उपयोग एक दिन भी नहीं करूँगा। बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि ये थे विपुल चतुर्वेदी, जिन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों पर अपने मौलिक अधिकार और मौलिक जो इनके विचार हैं वो आप लोगों के सामने रखे, अपना दावा मजबूती के साथ पेश किया। मुझे लगता है कि अगर किशनगढ़ को ऐसा विधायक मिलता है तो निश्चित रूप से अब तक की जो परंपराएं और जो चली आ रही थी रीतियाँ, परिपाटियाँ, उन सब में बदलाव आएगा और निश्चित रूप से किशनगढ़ 2 कदम तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। तो विपुल जी, आप हमारे यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दावा जनता तक पहुँचा दिया गया है। मुझे यकीन है कि आपको अगर पार्टी टिकट देती है तो आपको जनता का प्यार भी मिलेगा। 1000 बहनें जिस तरीके से आप राखी बंधवाकर ये उनकी रक्षा का आप विकल्प ले चुके हैं, तो संकल्प ले चुके हैं, तो निश्चित रूप से किशनगढ़ की सारी सिस्टर्स, सारी बहनें जो हैं, माताएँ, बहनें, बेटियाँ, सब आपके संरक्षण के अंदर आगे बढ़ेंगी, अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। आज इतना ही, कल फिर किसी दावेदार के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।